नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। यह है पाठ 3 पृथ्वी और सजीव सृष्टि, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया, अब क्या करना चाहिए? धूप में घूमने पर त्वचा पर चकत्ते पड़ गए हैं। इसके उत्तर में आएगा, तेज धूप में दाहक क्षमता होती है, इसलिए अपनी त्वचा झुलस सी जाती है। अतः इससे बचने के लिए कड़ी धूप में कहीं आने जाने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना आवश्यक हो तो सफेद कपड़े वाली छतरी ओढ़े और कपड़ों से पूरा शरीर ढक कर रखें। सिर पर कपड़ा बांधे जो चेहरे को भी ढके। वापस आने पर ठंडे पानी से हाथ पैर और चेहरा धोएं। डॉक्टर से परामर्श लेकर चकत्तों पर उपयुक्त मलहम का लेप करें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, थोड़ा सोचो। उसमें से पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण क्यों है? इसके उत्तर में आएगा, पृथ्वी के ऊपरी प्रत्येक आवरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये बहुत से कार्य करते हैं। आहार श्रृंखला में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। वनस्पतियों तथा प्राणियों के अवशेषों का अपघटन करके ये सूक्ष्म जीव मिट्टी तथा लवण निर्मित करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा ही दूध का दही में रूपांतरण होता है। खमीर का बनना भी सूक्ष्म जीवों के कार्य का ही प्रभाव है, इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, समुद्र द्वारा मिलने वाला भोजन, इस पर विचार करो, जानकारी प्राप्त करो और 10 पंक्तियां लिखो। इसके उत्तर में आएगा, पहला, समुद्र में असंख्य जलीय प्राणी रहते हैं जो मनुष्य का भोजन है। दूसरा, समुद्र से प्राप्त बहुत सी मछलियां लोगों का भोजन है। तीसरा, कुछ लोग इन्हीं मछलियों का धंधा व्यापार भी करते हैं। चौथा, समुद्र की मछलियों से उत्तम प्रकार के प्रोटीन और वसा या चर्बी मिलती है। पांचवा, कुछ विशेष प्रकार की मछलियों का निर्यात भी किया जाता है जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। छठवां, समुद्र में हमें कई प्रकार के शैवाल मिलते हैं जो कुछ लोगों का मनपसंद भोजन है। सातवां, खारे पानी वाले समुद्र द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है जो हमारे भोजन का एक घटक है। आठवां, जेली तथा पुडिंग को गाढ़ा करने में सहायक एक विशेष पदार्थ अगार समुद्र से ही प्राप्त होता है। नौवां, कुछ देश समुद्र के पानी द्वारा पीने के योग्य पानी भी प्राप्त कर रहे हैं। 10वां, मछलियों से प्राप्त वसा द्वारा कुछ औषधियां भी तैयार की जाती है जो विशेष प्रकार के शारीरिक रोगों को दूर करती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, बादल किससे बने होते हैं? इसके उत्तर में आएगा, पृथ्वी की सतह के जल के वाष्पीभवन से वातावरण में जल वाष्प होती है। यह जल वाष्प अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद संघनित हो जाती है। फलतः जल की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें बनती हैं। जल की इन्हीं असंख्य बूंदों से बादल बने होते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, जीवावरण किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आएगा, पृथ्वी के शिलावरण, जलावरण और वातावरण, इन तीनों भागों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के सजीवों, प्राणियों तथा वनस्पतियों को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। वनस्पतियां, प्राणी और सूक्ष्मजीव जीवावरण के घटक हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, अपने परिसर में पाए जाने वाले विभिन्न भूरूपों की सूची तैयार करो। उनमें से किन्हीं 2 भूरूपों का वर्णन करो। इसके उत्तर में आएगा, हमारे परिसर में मुख्य रूप से टेकरी या ढुआ तथा समतल मैदान जैसे भूरूप हैं। अत्यधिक दूर पहाड़ियां तथा उनमें गुफाएं भी दिखाई देती हैं। स्थान स्थान पर पहाड़ तथा मरुस्थली प्रदेश भी है। उसमें से पहला है टेकरी या ढुआ। कम ऊंची पहाड़ी को टेकरी, टेकर या ढुआ कहते हैं। इसकी जमीन ढालू होती है, इस पर आसानी से चढ़ सकते हैं। इस पर वृक्षारोपण करके मिट्टी का क्षरण रोक सकते हैं। और दूसरा है मैदान। जमीन के समतल भाग को मैदान कहते हैं। यह ऊंचा नीचा न होकर बिल्कुल सपाट होता है। इसका उपयोग खेलने के लिए होता है। इसके चारों ओर वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसमें हम घूमते फिरते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए दोनों कथनों के भूरूप दर्शक शब्दों को अधोरेखित करो। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अमित का घर पहाड़ी के तलहटी में है। तो भूरूप दर्शक शब्द क्या है, पहाड़ी की तलहटी। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, रिया पठारी क्षेत्र में रहती है। तो इसमें भूरूप दर्शक शब्द क्या आएगा, पठारी क्षेत्र। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, जानकारी लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है वाष्पीभवन। इसके उत्तर में आएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस है। उष्मा देने पर ठोस अवस्था वाले पदार्थ
द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाते हैं। सूर्य की ऊष्मा द्वारा पृथ्वी के जल का निरंतर भाप में रूपांतरण होता रहता है। भूजल की भी भाप बनती रहती है। ऊष्मा द्वारा किसी पदार्थ के द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीभवन कहते हैं। यह प्रक्रिया सतत और किसी तापमान पर होती रहती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? संघनन। संघनन की जानकारी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा किसी पदार्थ की वाष्प जब ठंडी होती है तब वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्रकृति में होने वाली वर्षा इसी संघनन प्रक्रिया का प्रभाव है। संघनन वाष्पीभवन की विपरीत प्रक्रिया है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? जल चक्र। इसकी जानकारी लिखना है। इसके उत्तर में आएगा पानी निरंतर एक चक्र या पहिए की तरह अलग अलग स्वरूपों में क्रमशः परिवर्तित होता रहता है। इसे ही जल चक्र कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन का पानी भाप में बदलता रहता है। यह भाप हवा से हल्की होने के कारण वातावरण में पर्याप्त ऊपर चली जाती है। वहां यह ठंडी होकर पुनः जल के सूक्ष्म बूंदों के रूप में बदलती रहती है। असंख्य सूक्ष्म बूंदों से बादल बनते हैं। ये बादल जब बरसते हैं तब पृथ्वी का पानी पुनः पृथ्वी पर आकर नदियों, तालाबों, नालों, सागर इत्यादि में एकत्र हो जाता है। इस प्रकार जल का वाष्प बनना और जल वाष्प का पुनः पानी बनना, यह क्रिया सतत होती है। यही जल चक्र है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया? निम्नलिखित के लिए कोई भी दो उदाहरण लिखो। उसमें से पहला है जलवायु से संबंध रखने वाली घटनाएं। इसके उत्तर में आएगा बादलों का बनना, कोहरा गिरना, वर्षा होना, चक्रवाती तूफान आना, तेज पवन का बहना। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? पानी उपलब्ध है ऐसे स्थान। इसके उत्तर में आएगा नाला, कुआं, तालाब, झील, तालाब या सरोवर, नदी, समुद्र, नलकूप और बांध। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया? जल चक्र की एक नामांकित आकृति खींचो। तो ये है जल चक्र की आकृति। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 3 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।